श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब जलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 101 को आज हम पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 100 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम 101वीं क्लास को पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ाई गई आपकी जो भी आपकी 100 कक्षाएं हैं, सभी को आप पहले पढ़ें। जो भी हमारे नए पाठक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस सीरीज की, तो वो पहले 100 वीडियोज को पढ़ के आए, तब आपको ये समझ में आएगी। ठीक है। पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। आप अपनी समय की सुविधा के अनुसार पढ़िएगा, होमवर्क कीजिएगा और आगे आगे बढ़ते रहिए। चलिएगा मित्रों, आज हम 101वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और ये जो मैंने कोर्स बनाया है मित्रों, ये 1 करोड़ लोगों को बेसिक सामान्य लेवल की संस्कृत सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को बिना पुस्तक के सहयोग से सिखाने के लिए बना दिया है। अब आप अपने आसपास के लोगों में शेयर करते रहें। ये निःशुल्क अभियान चल रहा है। चलिए मित्रों, और इस कोर्स को पढ़ने के लिए यदि आप पुस्तक की उपयोगिता समझते हैं, पुस्तक की आवश्यकता समझते हैं, तो 3 पुस्तकों को मंगा लीजिएगा। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। तीनों पुस्तकों के लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान हुए हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आप 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये वेबसाइट दी गई है devvanisanskritam.com। इस पर आप गूगल में जाके सर्च करके और ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, आराम से आपके घर पर ही पुस्तक पहुंच जाती है। चलिएगा मित्रों, हमारा प्रकरण चल रहा था समास का। ठीक है। और समास की सामान्य जानकारी मैंने आपको पढ़ा दी थी, और ये अव्ययी भाव समास की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। पिछली कक्षा में आपको लिखा दी। ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समास का जो प्रकरण है वो काफी जटिल है, वो धीरे धीरे समझ में आता है। परंतु इस प्राथमिक स्तर के कोर्स में हम आपको समास के प्रकरणों के संस्कार डालना चाह रहे हैं। आपको यदि समझ में कम आता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। जब आप 2nd लेवल के कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। आप 3rd लेवल के कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये समास का प्रकरण इससे ऐसा ही है, इसलिए हम आपको सही जानकारी, जिससे आपका धैर्य ना टूटे, ठीक है, आप एकदम विचलित ना हो जाएं, इसलिए आपको मैं बताता हूं, क्योंकि ये बात हमारे साथ भी घटित हुई। हमने भी जब शुरुआत में पढ़ा तो हमें बहुत कम समझ में आया। सबको ही ऐसा होता है।
नया नया व्यक्ति कोई भी संस्कृत सीखता है और उसको समाज के प्रकरण में प्रवेश करता है तो उसको बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। पर शिक्षक का काम है कि उसको धैर्य बनाए कि आ जाएगा समझ में। आज हमको समझ में आ गया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे कल आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी आराम से धारा प्रवाह पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। चलिएगा, तो अब अव्ययी भाव समास को मैं मुख्य रूप से मोटा मोटा आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। समास की परिभाषाएं मैं जहां पर लिखानी होंगी वो लिखाऊंगा, परंतु उदाहरण आदि में दूंगा, उसको लिखना नहीं है आपको। ये आज मैं आपको उदाहरण दूंगा, ठीक है। परिभाषाएं में लिखा दी गत कक्षा में अव्ययी भाव समास की, और ठीक है आगे पढ़ाएंगे उनकी लिखाएंगे। तो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण यहां से मैंने किसी पुस्तक से लिए हैं आपकी सुविधा के लिए, तो समझना है आपको केवल, ठीक है। चलिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा अव्ययी भाव जो समास है, ठीक है, यह लिखा है इन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है और ये अव्यय इन अर्थों में आते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें जो पहला शब्द होता है वो कैसा होता है, बोलो, अव्यय, यही बताया था। अब ये सभी अव्यय नहीं आते हैं, कुछ आते हैं विशेष रूप से, सभी नहीं आते हैं। तो कह रहे हैं इन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है और ये अव्यय इन अर्थों में आते हैं। ये आगे बता दे रहे हैं कि अव्ययी भाव समास किन अर्थों में होता है और जो उसमें जो पूर्व में जो अव्यय होता है वो किन अर्थों में प्रयोग होता है, ठीक है। मोटा मोटा देखिए, नंबर 1 है विभक्ति। विभक्ति अर्थात 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है। 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियों के अपने अपने अर्थ हैं, ये आपको पढ़ाई दिए हैं, ठीक है। प्रथमा का कर्ता होता है कहीं प्राय करके है। तो ऐसे ही क्या है, विभक्ति के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है, परंतु सभी विभक्तियों के अर्थ में नहीं होता। कहते हैं सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। कौन सी विभक्ति के अर्थ में? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है जी, बोलो। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है मैं, पर अथवा विषय में, ये अर्थ होते हैं, मैं, पर अथवा विषय में। तो सप्तमी विभक्ति का ये अर्थ हो गया, अधिकरण कह सकते हैं। तो अब देखिएगा, अब यहां पर दिया है, उदाहरण दिया है अधि। ये अधि क्या है? अव्यय है, उपसर्ग है, ठीक है। इसका हरऊ के साथ समास है। हरऊ, हरऊ में क्या है? सप्तमी है। तो इसका हरि का और अधि का, जो ये सप्तमी दिख रही है, ये अधि का अर्थ है, ठीक है। तो ये इसका हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास का जो विग्रह होता है वो प्रयोग नहीं होता, केवल दिखाने के लिए होता है। नित्य समास है, ये हमेशा समास ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या है? अधिहारी, ध्यान दीजिएगा, क्या है? अधिहारी समास हो गया। अधि और हरि का समास मिलकर के बन गया। अब ये अव्यय बन गया। अव्यय बन गया था, बताया था आपको कि ह्रस्वकार से भिन्न स्वर अंत वाला जो अव्ययी भाव समास होता है वो अव्यय बन जाता है, उसका रूप नहीं चलता। इसका रूप नहीं चलेगा, ऐसे रहेगा। अब अधिहारी का अर्थ क्या है? हरि के विषय में। क्या अर्थ है बोलो? हरि के विषय में। विषय में अर्थ आ रहा है। ये विषय में अर्थ कहां से आ रहा है? अधि से आ रहा है, अधि का अर्थ है, ठीक है। तो अधिहारी, चलिएगा और देखिएगा नंबर 2 देखिए, समीप अर्थ में। एक समीप अर्थ में भी होता है, समीप अर्थ में उप का प्रयोग होता है, उप का। तो कृष्णस्य समीपे उपकृष्णम, ठीक है। तो यहां पर उप का अर्थ क्या है? समीप है। तो उपकृष्णम माने कृष्ण के समीप, तो यहां पर उप का हो गया, ठीक है।
तो उप का अर्थ है समीप यहां पर। तो अब ये इसका क्या बताया था, जो ह्रस्वकारांत शब्द होते हैं उनका नपुंसकलिंग एक वचन में रूप चलता है, तो एक वचन में चला है ये नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से जैसे उपगंगम, उपगंगम का अर्थ होता है गंगा के समीप, ठीक है, गंगायाः समीपे उपगंगम। ऐसे उपयमुनम माने यमुना के समीप, तो यमुनायाः समीपे उपयमुनम, ठीक है। तो ये हो गया, ये उदाहरण आपको ये उप का आ गया। अब देखिए नंबर 3 देखिएगा, समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में, हम समृद्धि तो आप जानते हैं रिचनेस जिसको बोलते हैं, अधिक धन संपत्ति आदि है। तो समृद्धि अर्थ में सु आता है, ठीक है। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। मद्र देश की, प्राचीन काल में मद्र देश है, उसकी समृद्धि संपन्नता, तो ये सु का अर्थ है यहां पर, ठीक है, सुमद्रम बन गया। ऐसे नंबर 4 यह वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है क्षय, नाश, इस अर्थ में भी होता है। इस अर्थ में क्या है, दुर अव्यय का प्रयोग किया जाता है समास में, ठीक है। जैसे यवनानाम व्यर्धि दुरयवनम, दुरयवनम, तो क्या है यहां पर यवनों का क्षय, ठीक है। यवनों का जो क्षय है उसको बताने के लिए दुर का समास क्या है, दुर का समास हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कहां गया ये वृद्धि क्षय। यहां पर एक दूसरा अर्थ हो तो और होता है कि दरिद्रता। वृद्धि का अर्थ होता है दरिद्रता, मन निर्धनता। तो यहां पर दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, यवनानाम वृद्धि का अर्थ है दुर्यवनम, माने यवनों की दरिद्रता, यवन दरिद्र होते हैं, है? तो यवनों की दरिद्रता एक दूसरा अर्थ ये भी है, ठीक है। चलिएगा आगे आपका नंबर 5 अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में एक निरअव्यय उसका समास होता है। तो अभाव अर्थ में निमक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, ये समस्त पद है बाद वाला, माने मक्खियों का अभाव, माने मक्खियां नहीं है यहाँ, है मक्खियों का अभाव बोलते हैं तो निर्मक्षिकम बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार निर्जनम, निर्जनम का अर्थ होता है जनानाम अभावः, माने लोगों का अभाव, जहां पर मनुष्य नहीं है वो निर्जन प्रांत होता है, निर्जन देश होता है, तो निर्जनम। ऐसे निर्विघ्नम, निर्विघ्नम माने विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव। निर्द्वंद्वम माने द्वंद्वानाम अभावः, द्वंद्व नहीं है, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ठीक है, सुख दुख आदि ये द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद्वम। 6 अत्यय। अत्यय का अर्थ होता है नाश। नाश का अर्थ है कि अब ये समय ये बिल्कुल नहीं है, माने नाश माने ये इसका समय नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अत्यय माने समय का बीत जाना, माने जो चीज जिस समय होनी चाहिए उस समय वो चीज नहीं थी तो उसका समय बीत गया। जैसे अति है, अति आता है, हिमस्य अत्ययः, क्या हिमस्य अत्ययः, अति हिमम। हिम का अर्थ है यहां पर ठंडी, जाड़ा, जाड़ा, तो माने जाड़ा का नाश हो गया, अर्थात जाड़ा चला गया, अब जाड़े का समय नहीं है, अब जाड़े का समय नहीं है, जाड़े का समय निकल गया, और उसको बोलेंगे अति हिमम।
ऐसे ही 7 असंप्रति, असंप्रति का अर्थ होता है अनुचित, ठीक है। अनुचित अर्थ में भी अति है, अति अव्यय, इसका समास देखा जाता है। तो अनुचित का अर्थ होता है कि अभी अनुचित नहीं है ये समय, जो कार्य जिस समय होना चाहिए उस समय तो वो उचित होता है, और जिस समय नहीं होना चाहिए उस समय करेंगे तो वो अनुचित होता है। तो ये है अति निद्रम। अति निद्रम माने निद्रा का ये समय नहीं है, ये पढ़ने का समय है, सुबह टहलने का समय है, ठीक है। तो क्या है, उस समय में यदि कोई सोता है तो कह रहे हैं ये अति निद्रा माने निद्रा का समय नहीं है। तो ये अनुचित अर्थात अभी जो सोने आप सो रहे हो ये उचित नहीं है, क्योंकि अभी निद्रा का समय ही नहीं है। नंबर 8 शब्द प्रादुर्भाव। शब्द का प्रकाश। शब्द का प्रकाश का अर्थ है शब्द का उच्चारण, ठीक है। शब्द का प्रकाश का अर्थ है शब्द का उच्चारण, शब्द की उत्पत्ति। अर्थ में भी होता है इति शब्द है, जैसे हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। इति हरि का अर्थ है हरि शब्द का उच्चारण करना हरि शब्द का उच्चारण करना, हरि शब्द की उत्पत्ति करना, ठीक। बोलना, बोलना ही हरि शब्द की उत्पत्ति है। चलिए ठीक है। तो इति हरि माने हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्द का उच्चारण। 9 में देखिएगा पश्चात। पश्चात माने पीछे अर्थ में भी होता है, पीछे अर्थ में भी समास होता है और अनु का प्रयोग किया जाता है पूर्व पद में। तो रथस्य पश्चात अनुरथम। अनुरथम का अर्थ है रथ के पीछे। ऐसे अनुहरि, तो हरे है पश्चात, अनुहरि में हरि के पीछे पीछे। अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात, अनु विष्णु माने विष्णु के पीछे पीछे चलती है लक्ष्मी जी। तो ये देखिएगा, तो यहां सब जगह अनु का अर्थ क्या आ रहा है, पश्चात अर्थ आ रहा है। अब ये अव्यय बनते जा रहे हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 10 यथा। एक यथा यहां दिखा रहे हैं कि एक यथा अर्थ और यथा शब्द, ठीक है। यथा का अर्थ क्या होता है ये बता रहे हैं यहां पर। यथा के 3 अर्थ होते हैं, योग्यता, प्रत्येक और अनुसार। इन 3 अर्थों में भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। देखिएगा यथा जैसे के अनुसार के अर्थ में अनु देखिएगा, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो अब यहां पर क्या है, जो अनु है ये क्या है, योग्य अर्थ में। तो योग्यता तो अनुरूपम आ गया, अनुरूपम माने रूप के योग्य। प्रति माने प्रत्येक के अर्थ में होता है, गृहम गृहम प्रति, प्रतिगृहम माने प्रतिगृहम का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक घर। तो यहां पर प्रतिगृहम में समास हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक है। ऐसे यथा, यथा माने अनुसार अर्थ में। शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति माने शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से अतिक्रमण करके नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो यथा है, यथा ये अव्यय है, ये अव्यय किस अर्थ में, अनुसार अर्थ में है। तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो गया। यथा शक्ति माने अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति का उल्लंघन ना करके। चलिएगा आगे। नंबर 11 अनुपूर्व अर्थ में। अनुपूर्व का अर्थ होता है क्रम अर्थ में, जहां पर क्रम दर्शाया जा रहा हो उस अर्थ में भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे अनु दिखाया, अनु का अनुज्येष्ठम, ठीक है। अनुज्येष्ठम माने जैसे जो बड़ा है, जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करो, बैठो, ठीक है। पर ये क्रम है, जो पहले बड़ा है फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। तो अनुज्येष्ठम, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, अनुपूर्वता है माने क्रमता है, क्रमता अर्थ में भी ये समास दिख रहा है, भाव समास। 12 यौग पद्य अर्थ में, यौग पद्य अर्थ में, यौग पद्य का अर्थ होता है एक साथ, है क्या, एक साथ। अर्थ में सहाव्य होता है, सह को क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे चक्रेण सह सचक्रम, माने एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में चक्र है, तो दोनों एक साथ माने चक्र के साथ, ठीक है। तो चक्र के साथ में तो क्या ये सह अर्थ में आ गया यहाँ पर, यौगपद्य अर्थ में, तो सचक्रम, सचक्रम माने चक्र के भी साथ, चक्र भी साथ में है, ठीक है। तो ये सचक्रम माने सह को स हो जाता है, ये व्याकरण के नियम से होता है, ठीक है। 13 सादृश्य अर्थ में सह को सह व्यय, सह तो उसका समास हो जाता है विभाव समास, और उस स को क्या हो जाता है, स हो जाता है, ठीक है। जैसे सदृश सख्या सखी, माने सखी माने मित्र के समान, सखी माने सखी मित्र के सदृश, सख्या, सख्या माने मित्र के सदृश, तो सखी यहां पर समास हो गया, सा को सा हो गया। सभी कार्य व्याकरण के सूत्र से होते हैं, जब आप आगे व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको और पूरा समझ में आएगा, ठीक है। 14 संपत्ति अर्थ में साहा जो है वो भी प्रयोग होता है। जैसे सक्षत्रम माने क्षत्रों की संपत्ति, क्षत्रों की माने ये क्षत्रिय विशेष, किसी देश विशेष के क्षत्रिय हैं, उनका, उनकी संपत्ति माने उनका शूरता वीरता, क्षत्रिय की संपत्ति क्या होती है, उनका, उनकी शूरता और वीरता, ठीक है। तो यहाँ सक्षत्रम का अर्थ है क्षत्रियों का अपना जो शूरत्व वीरत्व गुण, तो ये उनकी संपत्ति अर्थ में हो गया। 15 साकल्य अर्थ में, साकल्य अर्थ माने साहित्य, साहित्य अर्थ में भी होता है। जैसे अर्थ में सहाव्य और उसको स हो जाता है। सत्रिणम, सत्रिणम का अर्थ है तिनके सहित, क्या है, सत्रिणम, सत्रिणम का क्या अर्थ है बोलो, तिनके सहित। बोलते हैं पशु ने तिनके सहित सब कुछ खा लिया, कोई इतने का भी नहीं छोड़ा, तो क्या है, सत्रिणम। 16 अंतार्थ में, एक अंतार्थ में भी जो सह होता है व्यय, उसको समास होता है और उनको सा आदेश हो जाता है। जैसे साग्नि, साग्नि अर्थ है तो अग्नि प्रकरण पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ तक, माने अग्नि नामक, माने ग्रंथ में जो अग्नि नामक प्रकार, अग्नि का जो विषय है उस विषय तक है, अथवा ऐसा कह सकते हैं अग्नि विषय वाला जो ग्रंथ है वहां तक विद्या का अध्ययन कर लिया, तो ये क्या है, तक अर्थ में आ रहा है, अंत का अर्थ तक यहां पर, तो साग्नि, साग्नि माने अग्नि ग्रंथ तक। और देखिए 17, 17वां तक अर्थ में, एक तक अर्थ इसी ऐसा ही तक अर्थ है, आंग का समास होता है, तो आ समुद्रम माने समुद्र तक, माने समुद्र पर्यंत। आ बाल वृद्धम माने बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, आ बाल वृद्धम, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा समास। तो यहाँ आ और आ का अर्थ क्या है, तक अर्थ है। 18 बाहर अर्थ में बही ही, बाहर अर्थ में क्या है, बही जो अव्यय बहिस उसका समास होता है। बाहिर्वनम, बनात बही, बाहिर्वनम वन से बाहर, जंगल से बाहर, ये अर्थ आ गया, ठीक है। तो ये बही है। चलिएगा अंतिम अर्थ लीजिएगा। 19
समीप अर्थ में अनु, समीप अर्थ में एक पीछे अर्थ में अनु आया था, एक समीप अर्थ में और बता रहे हैं। समीप अर्थ में एक उप का कर दिया, पर ये अनु का बता रहे हैं। जैसे अनुगंगम वाराणसी, माने गंगा के समीप समीप वाराणसी वसी है? अनुगंगम वाराणसी, गंगा के किनारे किनारे समीप में ही तो है, किनारा माने समीप, समीप में वाराणसी है। तो यहाँ पर अनु अनुगंगम ये हो गया, समास हो गया, ठीक है। अब मित्रों ये प्राय करके इतना ही हमको अव्ययी भाव समास के उदाहरण मिलते हैं, प्राय करके और अधिक नहीं मिलते हैं, थोड़े से 2-4 और होंगे, यही उदाहरण उपलब्ध होते हैं। परंतु ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये समझ में पूरा नहीं आ रहा, ये अभी आपको समझ में इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। मैंने आपको उदाहरण यहाँ दिखा दिए हैं, उनका अर्थ भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप जब आपके सामने कहीं साहित्य पढ़ते समय ये शब्द आएंगे तो आप एक आपके मन में स्मरण आ जाएगा, अच्छा ये मैंने पढ़ा था हमने वहां कक्षा में, बस इतना स्मरण आ गया, मानिएगा आपकी ये कक्षा सफल हो गई, बस, ठीक है। ये सारे आपको कब पूरा समझ में आएगा? जब आप इनकी सिद्धियां करेंगे, हैं? क्या करेंगे? सिद्धियां करेंगे। सिद्धियां कहां कर सकते हैं? जब आपको अष्टाध्यायी याद होगी, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र याद होंगे, तब आप इनकी सिद्धियां कर सकेंगे, हैं? तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको ये पूरी सिद्धियां समेत पढ़ना है किसी को, तो इसके लिए अलग से हमने कोर्स तैयार कर दिया है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। परंतु अभी आप प्राथमिक स्तर की संस्कृत को सीख रहे हैं, आप इसका जो सेकंड लेवल का कोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। व्याकरण पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष चाहिए, 5 वर्ष आपके पास समय है, तो आप अच्छे विद्वान बनिएगा। आपके लिए कोर्स हमने तैयार कर दिए हैं। तो अभी प्राथमिक स्तर के लिए इतना काफी है। अब अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा तत्पुरुष समास, ठीक है। जितना आवश्यक है उतना तत्पुरुष समास अगली कक्षा में पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जितना हो सके उतना हो जाए, ठीक है। 2 कक्षाओं में हो जाएगा तत्पुरुष समास, फिर बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, और ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स बना है आपके सहयोग। चलिएगा मित्रों, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और आपसे मैं ये भी निवेदन करता हूं कि अब आप आगे की जो कोर्स सेकंड लेवल का आपको कोर्स पढ़ना है मित्रों, तो आप इस पुस्तक को मंगा लीजिएगा, ठीक है। ये सेकंड लेवल कोर्स की है, रचनानुवाद कौमुदी, ठीक है। ये रचनानुवाद कौमुदी सेकंड लेवल की है, और ये थर्ड लेवल की है। आगे आपको थर्ड लेवल भी पढ़ना है तो अभी एक बार में मंगा सकते हैं, अथवा बाद में भी मंगा सकते हैं, ठीक है। संपर्क मैंने आपको बता ही दिया है कि आप, और ये पुस्तक है प्राथमिक स्तर की, इसको तो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया एक तरह से इसमें, परंतु फिर भी आपको पुस्तक चाहिए तो तीनों का सेट आप मंगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तीनों पुस्तकों को मंगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको वेबसाइट का लिंक दिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है devvanisanskritam.com, यहाँ पर आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, अथवा इस व्हाट्सएप पर कोई कठिनाई है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, ये 3 पुस्तकें हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, और ये है रचनानुवाद कौमुदी, और ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, ठीक है। ये ही पुस्तक आपको दी जाएंगी, और इन पुस्तकों पर मैं कुछ आपसे एक भी पैसा अधिक नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि संस्कृत के प्रचार के लिए आपको उपलब्ध कराई जाती है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, परंतु मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस कोर्स को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। 1 करोड़ लोगों तक ये कोर्स पहुंचना ही चाहिए मित्रों, ठीक है। 1 करोड़ लोगों तक यदि आपने इस कोर्स को पहुंचा दिया तो मानिएगा संस्कृत के जगत में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।